अब डायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से मैं दावत देना चाहूँगा हमारे दोस्त सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट जनाब असद फ़िरोज़ साहब को कि वो आएँ और डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में हमें बताएं। थैंक यू वेरी मच हसन भाई। आपने इंट्रोड्यूस कराया मुझे। टेल मीडिया का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आज यहाँ पे दावत दी और यहाँ पे ख़यालात अपने शेयर करने का मौका दिया इस स्पेशल बजट ट्रांसमिशन में। बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का ये बजट है और इंटरेस्टिंग इसको इसलिए कहेंगे कि पिछले जितने भी हमने बजट देखे, स्पेशली अगर डायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से बात करें तो उसके अंदर मामूली सी नोक पलक हो रही होती थी। एक्टिव टैक्स पेयर का कॉन्सेप्ट आया और उसके अंदर नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट आ गया। थोड़े थोड़े हल्के फुल्के रेट्स में चेंजेस आती थी और पिछले 3-4 सालों से एक स्टैंडर्ड पैटर्न चल रहा था जिसके अंदर हम देखते थे कि डायरेक्ट टैक्सेस में कोई बहुत बड़ी चेंज रूनुमा नहीं होती थी। इस बजट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें की गई हैं जो कि टैक्स पेयर्स के लिए अपेरेंटली काफ़ी बेनिफिशियल हैं डायरेक्ट टैक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ चीज़ें जो मैंने अभी तक, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मुताला करने का टाइम नहीं मिला, बजट का एक बड़ा डॉक्यूमेंट है, जो इस सरसरी से मुआयने के अंदर जो चीज़ें देखी हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। विद होल्डिंग टैक्सेस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टैक्स है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि विद होल्डिंग टैक्सेस वो टैक्सेस होंगे जिनमें हमारे ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं, यानी कि ये वो प्रोविजंस हैं जो कि ख़त्म की जाएंगी वंस टैक्स नेक्ट बढ़ जाएगा, टैक्स का निज़ाम प्रॉपरली अमल दरामद अपना शुरू कर देगा, तो जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो नॉर्मल तरीके से लिए जाएंगे। तो जो विद होल्डिंग टैक्सेस हैं उनके अंदर बहुत बड़ी चेंज इस बजट में की गई है। 12 विद होल्डिंग टैक्सेस जो कि टैक्स पेयर्स पे लागू थे और पिछले कई सालों में एक एक करके वो ऐड किए गए डिफरेंट प्रोविजंस के फॉर्म में, उनको इसमें प्रपोज़ल दिया गया है कि वो जो 12 विद होल्डिंग टैक्सेस हैं उनको अबॉलिश कर दिया जाएगा। इसमें जो टैक्स पेयर्स के साथ बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं उसमें जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे विद होल्डिंग टैक्स है जिस पे काफ़ी बातचीत होती रही, इसके अलावा जो कैश विड्रॉल पे विद होल्डिंग टैक्स है बहुत ज़्यादा उसके ऊपर लेदे होती रही, उसको अबॉलिश करने का प्रपोज़ल है। कुछ जो ट्रैवलर्स के लिए बेनिफिट होगा, जो टिकटिंग के ऊपर फॉरेन ट्रैवलिंग पे और डोमेस्टिक ट्रैवलिंग पे विद होल्डिंग था, उसको भी ख़त्म करने की प्रपोज़ल दी गई है जिससे डेफिनेटली जो कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ टिकट्स है वो ज़रूर रिड्यूस हो जाएगी कुछ हद तक। तो विद होल्डिंग टैक्सेस हमारे इस तमाम कलेक्शन के अंदर एक मेजर, जो डायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन में एक मेजर कंपोनेंट था। बजट की जो कलेक्शन का टारगेट इस दफ़ा है वो 5,800 अरब रुपए है। अगर हम पिछला बजट देखें तो पिछली दफ़ा जो टारगेट था वो तकरीबन इससे 28% कम था, जो 4,000 अरब के करीब एफपीआर की फिगर्स कहती हैं कि वो कलेक्शन हो गई। अब अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस को देखें तो डायरेक्ट टैक्सेस में विद होल्डिंग टैक्सेस जो एफपीआर की लास्ट फिगर्स हैं वो 34% उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है लास्ट ईयर टैक्स कलेक्शन में। अब उस 34% के अंदर जब आप 12 विद होल्डिंग टैक्सेस को कम करेंगे और विद होल्डिंग टैक्सेस का एक मेजर शेयर है डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर, तो डेफिनेटली डायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन की शरह कम हो जाएगी। जब ये शरह कम होगी तो डेफिनेटली एक रेवेन्यू लॉस एज़ फार एज़ या रिड्यूस ऑफ रेवेन्यू होगा एफपीआर का एज़ फार एज़ विद होल्डिंग टैक्सेस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस आर कंसर्न। तो ये एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इसके अंदर अच्छा खासा रिलीफ टैक्स पेयर को अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी इनकम की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर्टी इनकम बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है जिसको अब दोबारा नॉर्मल इनकम के तौर पे टैक्स किया जाएगा, जो कि पहले फिक्स स्लैब्स के अंदर टैक्स हो रही थी। तो वो पुराना जो एक हमारा है उलटना पलटना पलट के झपटने वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो वो पहले बहुत ज़्यादा इसके अंदर जिगसॉ होता रहा है कि कभी इसको फाइनल में ले आए, कभी इसको आप ले जाते थे फाइनल टैक्स रिजीम में, कभी इसको आपने सेपरेट ब्लॉट ऑफ इनकम में टैक्स कराया। अब फाइनली एक बारी फिर प्रॉपर्टी इनकम जो है वो नॉर्मल टैक्सेस के तौर नॉर्मल रिजीम के अंदर टैक्स हो रही हो। इसके अलावा जो कैपिटल गेंस आ रहे हैं, जो कैपिटल गेंस हैं ख़ासतौर पे 20 मिलियन रुपए से ऊपर हैं, उसके अंदर टैक्स को रिड्यूस करने के लिए प्रपोज़ल दिया गया है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट इनकम जो टैक्स होना शुरू हुई थी, जो प्रॉफिट ऑन डेट जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर भी जो 5 मिलियन से ज़्यादा था वो टैक्सेशन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई थी और उसका भी रेट ज़्यादा था, उसको भी रेट को रिड्यूस करने की इस बिल के अंदर ये सजेशन दी जा रही है।
अब जो कुछ और चीज़ें जो कि टैक्स पेयर्स के बेनिफिट के लिए इस बजट के अंदर लाई जा रही हैं, उसके अंदर ये है कि आपका 100D, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने बेनिफिट लिया, जो कि एमनिस्टी है रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्टर्स और जो बिल्डर्स के रिलेटेड थी, उसके अंदर सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो आया था उसके अंदर ऑलरेडी 1 साल की एक्सटेंशन दे दी गई थी। अब इस बजट के अंदर उस सेकंड अमेंडमेंट को शामिल कर लिया गया है, सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस की प्रोविजंस को। उससे ये हुआ है कि वो प्रोविजंस जो हैं जो कि अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के तौर पे आई थी, अब इस बजट के साथ ही अप्रूव हो जाएंगी और वो एक्ट का पार्ट बन जाएंगी। तो ये एक जो 1 साल फर्दर है एक्सटेंशन, वो टैक्स पेयर्स को मिल जाएगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंस है, काफ़ी ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस वक्त आ रही है, स्पेशली मेडिकल की फील्ड के अंदर काफ़ी सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। इसके अंदर जो लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जाके टैक्स बेनिफिट्स ले रहे थे, उसके अंदर एक जो प्रॉब्लम थी लॉ के अंदर वो ये थी कि जो मिनिमम टैक्स था 113 की, उसकी एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं थी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए। इस बजट में ये भी एग्जाम्पशन जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए जो एंटिटीज़ बनेगी उनके लिए भी ये प्रपोज की जा रही है कि वो एग्जाम्पशन भी अवेलेबल हो जाए। WWF और WPPF अब प्रोविंसेस ने अपने अपने एक्ट्स और ऑर्डिनेंसेस जो हैं प्रोमलगेट कर दिए हुए हैं। एक रिक्वायरमेंट थी जो कि इस जो WWF प्रोविंस में या WPPF प्रोविंशियल लॉ के तहत पे किया जा रहा है, उसको अलाउबल एक्सपेंस बनाया जा सके जो टैक्स पेयर्स अपनी रिटर्न फाइल कर रहे होंगे। उसको अब एक कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविज़न ला के प्रपोज किया जा रहा है कि वो जो है अलाउबल टैक्स एक्सपेंस बना दिया जाए। जो चेंज एक और की गई है इस बिल के अंदर जो प्रपोज्ड है, वो ये है कि जो बिज़नेस लॉस है वो सेट ऑफ हो सकेगा प्रॉपर्टी इनकम के साथ। और वो प्रॉपर्टी इनकम जो हमने ऑलरेडी पहले भी बात की थी कि उसको अब नॉर्मल टैक्स रिजीम में उन्होंने टैक्सेशन की बात कर दी है। नॉन रेजिडेंट्स के लिए प्रोविजंस कुछ डाली गई हैं जो कि बेनिफिशियल हैं। जो सेक्शन 114 और सेक्शन 181 है, उसकी एप्लीकेबिलिटी को नॉन रेजिडेंट के लिए अब कहा गया है कि लाजमी नहीं होगी। नॉन रेजिडेंट्स बहुत सफरिंग का शिकार थे, स्पेशली जो पाकिस्तान के बाहर लोग थे, वो जब यहाँ पे आते थे और पाकिस्तान में कोई अपनी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करना चाहते थे या कोई और ट्रांजैक्शन करना चाहते थे, तो उनके लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी जो वो फेस कर रहे होते थे। एक और जो चीज़ पॉजिटिव है प्रॉबेबली वो ये है कि जो ADRC का निज़ाम था, ये निज़ाम जो है वो बहुत हद तक यूज़फुल साबित नहीं हुआ अभी तक, और इसके अंदर शायद टैक्स पेयर ने उस तरह फ़ायदा नहीं उठाया। अगर हम ग्लोबली देखें तो जितने भी ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के निज़ाम होते हैं, वो लोग उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, उससे बड़ी स्पीडी जस्टिस हो जाती है, और बाज़ जगहों पे जो लिटिगेशन बहुत ज़्यादा ड्रैग होती है वो भी इस वजह से ख़त्म हो जाती है। मगर हमने देखा कि ADRC के अंदर जो स्पीड थी वो नॉर्मली फैसलों की इतनी तेज़ नहीं होती थी। शायद इसको एनहेंस करने के लिए एक तो ये कहा गया कि अब ADRC की जब भी कोई दरख्वास्त आएगी तो कमेटी जो है वो जल्दी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। जो पहले 60 डेज़ का टाइम था वो 30 दिन का टाइम कर दिया गया। इसी तरह जो ADRC कमेटी ने फैसला करना था, वो फैसले का भी टाइम पहले 120 दिन था, उसको भी 60 दिन तक कर दिया गया। और इसके अलावा थोड़ा एक्सटेंशन का ऑप्शन दे दिया कि किसी वजह से अगर डिले आ गया है तो उसके अंदर फिर 30 दिन तक एक्सटेंशन हो सके। सेक्शन 122(9) जो कि शायद 5 साल 6 साल तक खोल लिया जाता था, और उसके अंदर काफ़ी सारा जो है अमेंडमेंट इन असेसमेंट हो रही होती थी, और हम ऐसे बहुत सारे नोटिस टैक्स पेयर्स को देखते थे कि वो फेस कर रहे होते थे। उसके अंदर भी एक टाइम लिमिटेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया है, और वो टाइम लिमिटेशन ये है कि 120 दिन के अंदर किसी भी 122(9) के असेसमेंट को जो है वो पूरा किया जाएगा, और अगर किसी वजह से पूरी नहीं होगी तो फिर उसके अंदर थोड़ा फर्दर टाइम दिया जा सकता है। मगर ये टाइम लिमिट देना भी एक पुशाइन स्टेप है। बहुत सारी हमने बात कर ली जो टैक्स पेयर्स को रिलीफ मिलता आ रहा है, और इन तमाम प्रोविजंस को जो हमने प्रपोज्ड अभी आपको बताई हैं, इसके अंदर ज़्यादातर रिलीफ है जो कि टैक्स पेयर्स को मिलेगा। कुछ ऐसी प्रोविजंस भी आ रही हैं जहां पे आपको नई टैक्सेशन नज़र आ रही होगी। जो स्पेशली जो सर्विसेज सेक्टर के अंदर अब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को स्पेसिफिकली 1% पे टैक्स करने की तजवीज़ है, जो कि फाइनल टैक्स रजीम का ही पार्ट होगी, और इसके लिए 154A के तौर पे एक नया सेक्शन भी मुतारिफ करा दिया गया है। इसके अलावा गाड़ियों का आजकल बड़ा कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारा इन्वेस्टर जो है वो गाड़ियाँ परचेज़ कर रहा है, और इसकी वजह से गाड़ियाँ आम
जो बायर है उसके लिए अवेलेबल नहीं है। और गाड़ियाँ ज़्यादातर, आप कोई भी गाड़ी देख लें, बहुत छोटी गाड़ी हो या बहुत बड़ी गाड़ी हो, तकरीबन तमाम गाड़ियाँ ओन पे अवेलेबल हैं। तो अब इसको देखते हुए थोड़ा सा ओन जो लोग कमा रहे हैं या जो अर्न कर रहे हैं उस ओन के ऊपर भी टैक्स लगाने की तजवीज़ यहाँ पे दी गई है। गर्मियों के दिन है, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन घरों में काफ़ी ज़्यादा भी होती है, ऑफिस में भी ज़्यादा होती है। अब जो विदहोल्डिंग टैक्सेस के रेट हैं, जो बिल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उसका पहले थ्रेशोल्ड था 75,000 रुपये। इस थ्रेशोल्ड को कम करके अब 25,000 पे लाने की तजवीज़ है। डेफिनेटली ये एक ऐसी मूव है जिससे टैक्स कलेक्शन में इस कम अज़ कम सेक्शन की मद में इजाफा देखने में मिलेगा। जहां हमने बहुत सारी फैसिलिटेशन की बात देखी, जहां हमने बयानात देखे कि हाँ जी, टैक्स पेयर को स्पीच में भी कहा मिनिस्टर साहब ने कि जी हम अच्छा माहौल देंगे और हरासमेंट नहीं होगी, और ये है कि इवन कंसीलमेंट का डायरेक्ट नोटिस नहीं आएगा, ये भी एक प्रोविज़न डाली गई है। और बहुत सारी जगहों पे सेक्शन 111 के लिए रेफरेंस में कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का जो कॉन्सेप्ट था उसको भी एक्सेप्ट किया गया। इवन ADRC में भी वो आ सकती है कार्रवाई, जो इवन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का पार्ट है उसको भी डिलीट करने का प्रपोजल है। एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोविज़न डाली गई है जो कि 203A है। 203A में पावर टू अरेस्ट दिया गया है इनलैंड रेवेन्यू के ऑफिसर्स को। अब ये पावर टू अरेस्ट डेफिनेटली हम हमेशा से यही सोचते आए हैं कि जो टैक्स लॉ है इसके अंदर नॉर्मली क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही होती, मगर ये जो पावर टू अरेस्ट है और इसके साथ 203B भी आया है जिसके अंदर जो बंदा अरेस्ट हुआ है उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जा सकेंगी। फिर स्पेशल जज का कॉन्सेप्ट आया है और उसकी प्रोसीडिंग्स का सारा हाल अहवाल दिया गया है। ये वो चीज़ें हैं जिससे टैक्स पेयर हमारे यहाँ, जैसे यूरोपीय ममालिक को हम देखें या हम ऑस्ट्रेलिया को देखें या हम अमेरिका को देखें, तो वहाँ पे भी टैक्स चोरी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अब हमने उस तरफ एक कदम बढ़ा दिया है जहाँ पे हम टैक्स चोरी को एक क्रिमिनल ऑफेंस समझेंगे और मानेंगे, और उस पर एज अ क्राइम ही पनिशमेंट होगी प्रॉपर ट्रायल होके। तो ये एक काफ़ी मेजर चेंज है जो कि ख़तरनाक हो सकता है उन टैक्स पेयर्स के लिए जो अपना टैक्स प्रॉपर तरीके से सरकार में जमा नहीं कराते। मेरे ख्याल में ये मेजर वो चेंजेस हैं जो कि डायरेक्ट टैक्सेस में की गई हैं इस दफ़ा। बाकी आपके जो सवालात होंगे या डिस्कशन में होंगे उसको एड्रेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।